আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। केंद्र ने राज्यों के लिए 1,73,030 करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू जारी किया है। इस मामले में त्रिपुरा को 1,225.04 करोड़ रुपए मिले हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक बयान में यह बात जारी किया गया। केंद्र सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने और डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को 1,73,030 करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू ट्रांसफर किया है, जबकि पिछले साल दिसंबर में 89,086 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टैक्स ट्रांसफर किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा आवंटित राजस्व से त्रिपुरा को 1,225.04 करोड़ रुपए मिले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि हाई वैल्यू फाइनेंशियल एड राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर में तेजी लाने और विकास और कल्याण पर खर्च करने में मदद करेगी। स्टेट वाइज टैक्स रेवेन्यू जोन में आंध्र प्रदेश को 7,002.52 करोड़, अरुणाचल प्रदेश को 3,040.14 करोड़, असम को 5,412.38 करोड़, बिहार को 7,403.36 करोड़, छत्तीसगढ़ को 5,895.13 करोड़, गोवा को 667.91 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा गुजरात को 6,017.99 करोड़, हरियाणा को 1,891.22 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 1,436.16 करोड़, झारखंड को 5,722.10 करोड़, कर्नाटका को 6,310.40 करोड़, केरला को 3,330.83 करोड़, मध्य प्रदेश को 13,582.86 करोड़, महाराष्ट्र को 10,930.31 करोड़, मणिपुर को 1,238.90 करोड़ रुपए मिले हैं। स्टेट वाइज टैक्स रेवेन्यू के मामले में मेघालय को 1,327.13 करोड़, मिजोरम को 865.15 करोड़, नागालैंड को 984.54 करोड़, ओडिशा को 7,834.80 करोड़, पंजाब को 3,126.65 करोड़, राजस्थान को 10,426.78 करोड़, सिक्किम को 671.35 करोड़, तमिलनाडु को 7,057.89 करोड़, तेलंगाना को 3,637.09 करोड़, उत्तर प्रदेश को 31,039.84 करोड़, उत्तराखंड को 1,934.47 करोड़ और वेस्ट बंगाल को कुल 1,317.06 करोड़ रुपए मिले हैं। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा के लिए राजस्व क्षेत्र में अंतिम बार 10 जून 2024 को कुल 989.44 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस बार त्रिपुरा को इस सेक्टर में करीब 236 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राजभवन में राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू के साथ मुलाकात की। हालांकि चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ने कहा कि राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात कर्टेसी थी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में राज्यपाल के साथ मुलाकात की थी। राज्य की कोर्ट्स में कुल 50,268 मामले लंबित है, लेकिन चिंता की बात यह है कि राज्य सरकार के अनुसार 25 नवंबर तक राज्य की कोर्ट्स में बलात्कार से जुड़े हुए 429 मामले लंबित पड़े थे। वर्तमान में त्रिपुरा की विभिन्न अदालतों में 50,268 मामले लंबित है। इस संबंध में चिंता की बात यह है कि बलात्कार से जुड़े हुए 429 मामले अभी भी लंबित पड़े हैं। राज्य सरकार ने 13वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लिखित सवालों के जवाब में यह बात कही। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 31 अक्टूबर तक राज्य की अदालतों में कुल 50,268 मामले लंबित पड़े थे। इनमें से 13,108 सिविल अफेयर्स और 37,160 क्रिमिनल केसेस है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट में 809 सिविल और 136 क्रिमिनल केसेस लंबित है। इसी तरह निचली अदालतों में 12,299 सिविल और 37,024 क्रिमिनल केसेस लंबित है। लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछले साल 25 नवंबर तक राज्य में कुल 429 बलात्कार के मामले लंबित है। इनमें से 28 मामलों में हाई कोर्ट में और 401 मामले निचली अदालतों में लंबित पड़े हैं। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में बलात्कार के केवल 149 मामलों में सजा सुनाई गई है, जिनमें से
14 मामलों में हाई कोर्ट में और 135 मामलों में निचली अदालतों ने सजा सुनाई है। राज्य सरकार के लॉ डिपार्टमेंट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 2021 में हाई कोर्ट में 14 और निचली अदालतों में 91 यानी कुल 105 मामलों में सजा सुनाई गई। इसी तरह 2022 में हाई कोर्ट में 14 और लोअर कोर्ट में 172 यानी कुल 186 मामलों में फैसला सुनाया गया। वहीं 2023 में हाई कोर्ट में 22 और लोअर कोर्ट में 204 यानी कुल 226 मामलों में फैसला सुनाया गया है। जानकारी में यह भी बताया गया है कि उन सभी मामलों में 25 नवंबर तक 25 आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है। इनमें 6 आरोपियों को हाई कोर्ट और 19 को निचले अदालतों ने सजा सुनाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपराधियों को सजा दिलाने की दर बढ़ाने के लिए पुलिस और कानूनी विश्लेषक के बीच चर्चा की नियमित समीक्षा पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से नए आपराधिक कानून धाराओं के बारे में अधिक जानकारी बनाए रखने पर भी जोर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पूर्वोत्तर में मिली एचएमपीवी वायरस से संक्रमित मरीज। असम में 10 महीने के बच्चे में मिला एचएमपीवी वायरस। इस बार पूर्वोत्तर भारत के असम में 10 महीने के बच्चे के शरीर में एचएमपीवी वायरस पाया गया है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि एचएमपीवी वायरस से संक्रमित बच्चे का डिब्रूगढ़ के आसाम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। असम स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि बच्चे की शारीरिक स्वास्थ्य फिलहाल स्थिर है। एएमसीएच हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ध्रुवजॉय भुइया ने कहा कि बच्चे को सर्दी और फ्लू के लक्षणों के साथ 4 दिन पहले सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि लाहौल स्थित आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर में नमूनों की जांच के बाद शुक्रवार को बच्चे को एचएमपीवी वायरस इन्फेक्शन की पुष्टि की गई है। ध्रुवज्योति भुइया ने कहा कि इन्फ्लुएंजा और फ्लू के मामलों के नमूने नियमित रूप से परीक्षण के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भेजा जाता है। 8 তাৰিখে এটা বাচ্চা আহিছিলে, বাচ্চাটোৰ জ্বৰ পানী লগা কাহ লৈ আহিছিলে। আমাৰ যেতিয়া ৰুটিন ইনভেষ্টিগেশ্যনবিলাক কৰা হয় তেনেকৈ এইবাৰো ৰুটিন ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা হ'ল। কৰোঁতে দেখা গ'ল যে সেই শিশুজনৰ গাত HMPV ভাইৰাছ পজিটিভ আহিলে, কিন্তু শিশুজন এতিয়া অলৰেডি তেওঁৰ নিজৰ লক্ষণসমূহ অলৰেডি হ্ৰাস পালেই, গতিকে শিশুজন একেবাৰে ষ্টেবল আছে, भय खाब लगा विशेष एक नहीं। हालांकि हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ध्रुवज्योति भुइया ने भी आग्रह किया कि एचएमपीवी वायरस को लेकर अनुचित चिंता का कोई कारण नहीं है। एचएमपीवी वायरस फ्लू के समान है और हाल ही में चीन में इसके फैलने के बाद यह ध्यान में आया था। 2001 में पहली बार एचएमपीवी वायरस के अस्तित्व का पता चला था। वायरस आमतौर पर माइल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण बनता है और व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क से फैलता है। एचएमपीवी के सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार और नाक बंद होना शामिल है। यह वायरस मुख्य रूप से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को संक्रमित करता है। इस वर्ष एचएमपीवी की पहली रिपोर्ट कर्नाटका और तमिलनाडु से आई थी। अब बाद में गुजरात, नागपुर में बच्चों के शरीर में भी यह वायरस पाया गया था। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक वर्तमान में बेंगलुरु में 2, चेन्नई में 2, कोलकाता में 3, गुजरात, मुंबई और नागपुर में एक बच्चे एचएमपीवी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अब असम भी उस लिस्ट में जुड़ चुका है। इसी बीच यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एचएमपीवी वायरस को लेकर अलर्ट रहने का आग्रह किया है। ऐसे में संदिग्ध मरीजों को विशेष निगरानी में रखने का निर्देश भी दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य सरकार ने स्टेट ऑफ द आर्ट टियर 3 डेटा सेंटर स्थापित करने में एक कदम आगे बढ़ाया है। ऐसे में लीचू बागान क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन आवंटित भी किया गया है। इस स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर में करीब 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने त्रिपुरा में स्टेट ऑफ द आर्ट टियर 3 डेटा सेंटर स्थापित करने का NIXI CSS डेटा सर्विस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राज्य सरकार ने त्रिपुरा में स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए टेलीकॉम कंपनी MS भारती एयरटेल लिमिटेड को लीचू बागान में 1 एकड़ जमीन आवंटित भी की है। यह कंपनी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। सरकार ने कहा कि अगर यह डेटा सेंटर स्थापित हो जाता है तो 200 से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा होना संभव हो जाएगा। इसके अलावा MS PVM इन्वेंसिस प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य में एक टियर 4 डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव भी दिया है, जो 100 से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करेगा, जो राज्य सरकार ने कहा। राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने और IT इंडस्ट्री में विकास के लिए
2021 में त्रिपुरा डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 की घोषणा की थी। इस नीति के उद्देश्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, विशेषकर डेटा सेंटर इंडस्ट्री में अधिक निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। डेटा सेंटर एक अति आधुनिक सुविधा है जिसमें हाई परफॉर्मेंस सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग और को-लोकेशन के साथ साथ डेटा स्टोरेज, मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बड़े पैमाने पर एप्लीकेशंस में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के आधुनिक डेटा सेंटर्स वर्चुअलाइजेशन, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और अन्य तकनीकों का उपयोग करके अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी को अनुकूल करने में सक्षम है। हालांकि त्रिपुरा उत्तर पूर्व राज्य का एक सीमांत राज्य है। राज्य सरकार ने डेटा सेंटर स्थापित करके सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए विशेष पहल की है। विशेषकर राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेट गेटवे होने के कारण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब के निर्माण को महत्वपूर्ण भूमिका दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन मिनिस्टर टिंकू रॉय ने इस साल इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि राज्य में वुमेन एम्पावरमेंट में एनजीओज को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। शुक्रवार को प्रज्ञा भवन में आयोजित सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन ने राज्य में महिलाओं की सेल्फ रिलायंस और सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने का जिक्र किया। सम्मेलन में विभिन्न एनजीओज के प्रतिनिधियों के अलावा त्रिपुरा वुमेन्स कमीशन के अधिकारी भी शामिल थे। तो महिला एम्पावरमेंट, महिलाদের সশক্তিকরণ এবং তাদের অধিকার, তাদের সুরক্ষা, তাদের সম্বন্ধিত বিষয় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট সহ মহিলা কমিশন সহ এবং এনজিওদের একটা অবদান, এগুলো নিয়ে আজকের মূলত কার্যক্রম। আমরা চাই আমাদের রাজ্যের মহিলারা যেন সশক্তিকরণ হয়, আমাদের মহিলারা যেন আত্মনির্ভর হয়, আমাদের মহিলারা যেন সুরক্ষিত থাকে, সামাজিক ভাবে তাদের অধিকার যেন সুরক্ষিত থাকে, সেগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা হবে। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने स्वीकार किया कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हमला राजनीतिक था। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार के कार्यालय ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज में यह बात कही। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज में कहा कि शेख हसीना सरकार के पतन के आसपास अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों और बर्बरता की 1415 शिकायतें दर्ज की गई है। इनमें से 98.4% राजनीतिक कारणों से हुई थी। बयान में दावा किया गया है कि इन मामलों में 1.59% घटनाएं सांप्रदायिक कारणों से भी हुई थी। 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच हुई इन घटनाओं की जांच में यह जानकारी सामने आई है। शनिवार को बांग्लादेश की अंतिम सरकार के मुख्य सलाहकार के कार्यालय ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से पुलिस जांच के बारे में यह जानकारी दी। बांग्लादेश हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने आरोप लगाया कि 4 अगस्त से 20 अगस्त तक सांप्रदायिक हिंसा की 2010 घटनाएं सामने आई है। पुलिस के मुताबिक इन घटनाओं में 1769 शिकायतें मारपीट और तोड़फोड़ की मिली है। बांग्लादेश पुलिस ने 1769 शिकायतों में से 1415 शिकायतों की जांच की, बाकी 354 की तलाशी जारी है। जांच की गई शिकायतों में से 1254 शिकायतें
सही पाई गई। बाकी 161 की ऑथेंटिसिटी सामने नहीं आई है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के कार्यालय के अनुसार जो आरोप सही पाए गए हैं उनमें 1234 राजनीति से प्रेरित थे। इस मामले में 20 घटनाएं सांप्रदायिक कारणों से भी हुई है। पुलिस पूछताछ के आंकड़ों के मुताबिक संबंधित स्थानों, संस्थानों और व्यक्तियों से संबंध में 1415 शिकायतें की गई और हर जगह का दौरा भी किया गया। प्रभावित लोगों से पुलिस में शिकायत दर्ज करने का आग्रह भी किया गया है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। अंतरिम सरकार के एक बयान में यह बताया गया कि निष्क्रिय के आधार पर 62 मामलों और 951 जीडी एंट्रीज भी की गई है। पुलिस जांच में मिली जानकारी के मुताबिक हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने 1769 शिकायतों में से 1452 घटनाएं पिछले साल 5 अगस्त को एक ही दिन हुई थी, जो कुल शिकायतों का 82.8% है। उसी दिन आवामी लीग सरकार के पतन के बाद देश भर में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। सांप्रदायिक हिंसा की अन्य शिकायतों के बारे में पुलिस ने कहा, 5 अगस्त से 8 जनवरी तक पुलिस को देश भर में सांप्रदायिक हिंसा की 134 और शिकायतें सामने आई हैं। पुलिस ने इनकी गंभीरता से जांच की और 53 केसेस और 53 जनरल डायरी दर्ज की गई और 63 अपराधियों को अरेस्ट भी किया गया है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में पुलिस ने कहा कि सरकार समग्र धर्मों, जातियों और समुदाय के लोगों के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है। संविधान और कानून अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। बयान में दावा किया गया कि अंतरिम सरकार धर्म, जाति, वर्ग, लिंग से परे देश में मानवाधिकारों की स्थापना को अधिकतम महत्व देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कुमारघाट महकुमा के 13 प्लेयर्स ने स्टेट लेवल कराटे कंपटीशन में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इस बार सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उनका स्वागत किया गया है। कुमारघाट महकुमा एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इस तरह के पहल आने वाले दिनों में प्लेयर्स को न केवल राज्य बल्कि देश का नाम रोशन करने की इंस्पिरेशन भी देगा। আমাদের কুমারঘাট মহকুমারই একটা ক্যারাটে স্কুল কিও ক্যারাটে সংস্থা যারা আছে তাদের স্টুডেন্টরা আমাদের ত্রিপুরা স্টেট লেভেল চ্যাম্পিয়নশিপে গোল্ড, সিলভার এবং ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়ে জয়ী হয়ে এখানে এসেছে। তাদেরকে আজকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো কুমারঘাট মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। আর আমি তাদেরকে বেস্ট উইশেস দিচ্ছি। আশা করি ভবিষ্যতে তারা আরও নাম, আমাদের রাজ্যের নাম, এই রিজনের নাম উজ্জ্বল করবে। এর মধ্যে অনেক पिछले 4 साल से विलेज कमेटी के चुनाव नहीं हो रहे हैं। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने इस मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी और तिपरा मोथा की भूमिका पर सवाल उठाए। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार त्रिपुरा आदिवासी मुक्ति समिति ने शुक्रवार को राजभवन कैंपेन आयोजित किया। गण मुक्ति परिषद ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे का सार्वजनिक धरना कार्यक्रम भी आयोजित किया। सर्किट हाउस एरिया में सामूहिक धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के विपक्षी नेता जितेंद्र चौधरी ने पिछले 4 वर्षों से त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ग्राम समिति के चुनाव नहीं कराने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और तिपरा माथा दोनों की आलोचना की। कमिटी गत 4 বছরের সময় ধরে এই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হয় না। নানাভাবে জনগণকে ভোট বোঝানোর বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। বলছে আদালতে কেস আছে, মিজোরাম থেকে আসা ব্রো ডিসপ্লেস পারসন তাদের নামের তালিকা, তাদের নাম ভোটার তালিকাতে উঠেনি, বা তাদের যেখানে পুনর্বাসিত করা হয়েছে সেই জায়গাতে পঞ্চায়েতের নাম তোলা হয়নি। আসলে কি সমস্যা সেগুলো? इस दिन विपक्षी दल के नेता ने भी नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। जितेंद्र चौधरी ने सवाल उठाया कि बार बार इंटरव्यू के बावजूद रिक्त पदों पर भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा। কে বলেছিল? আমরা কিন্তু আজকেও বলছি না ত্রিপুরার সব যুবকদেরকে চাকরি দিতে হবে বলছি। আমরা বলছি শূন্য পদ, একটা পদের জন্য 1 বার, 2 বার, 3 বার, 4 বার, 5 বার ইন্টারভিউ নিচ্ছ।
তার সাথে 200 টাকা 300 টাকা 400 টাকা 500 টাকা ফি নিচ্ছ, কেন রোজগার বাড়া হয় না? জিআরবিটি দেখা যায় ছিটে ফোটা যে সমস্ত চাকরি হয় পশ্চিম বাংলার মালদা, মেদিনীপুর, আসামের ধুবড়ি, ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে স্টেটের এরকম চাকরিতে অন্য রাজ্যের ছেলে মেয়েদের চাকরি দেওয়া হয় না। আর এখানকার এই ত্রিপুরা রাজ্য সরকার তা করছে। गण मुक्ति परिषद ने संविधान के 125वें संशोधन विधेयक को तत्काल पारित करने, CAA को कैंसिल करने, फॉरेस्ट राइट एक्ट में संशोधन करने और सभी जनजातियों को भूमि अधिकार देने सहित अन्य मांगों के लिए राजभवन अभियान कार्यक्रम आयोजित किया। संविधान का 125वां संशोधन कई वर्षों से रुका हुआ है। इस विधेयक को तुरंत पारित किया जाना चाहिए। संविधान में 125वां संशोधन विधेयक पारित होने से राज्य के जनजातियों की समग्र मांगों को पूरा किया जा सकता है। ट्राइबल पीपल्स लिबरेशन काउंसिल के नेताओं ने भी कॉकबोरक लैंग्वेज को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की पुरजोर मांग की। जीएमपी ने CAA को रद्द करने और जनजातियों के भूमि अधिकारों की गारंटी की मांग की। जीएमपी के प्रतिनिधिमंडल ने मांगों को सामने रखते हुए राज्यपाल को एक चार्टर भी सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। धर्मनगर सब डिवीजन अंतर्गत रानीबारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में शनिवार को फॉरेस्ट पर्सनल ने छापेमारी की। उनकी छापेमारी में भारी मात्रा में चोरी की टीक की लकड़ियां बरामद की गई। कदमतला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंचार्ज अभिजीत दास ने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना मिली थी कि इंडिया बांग्लादेश और त्रिपुरा असम बॉर्डर पर रानीबारी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 के अब्दुल सत्तार के घर में भारी संख्या में चोरी की लकड़ियां रखी हुई है। पुलिस ने बताया कि छापेमारी की भनक लगने के बाद मकान मालिक और लकड़ी माफिया वहां से फरार होने में सफल रहे। রানীবাড়ি এলাকাতে একজন লোকের বাড়িতে গেছি, তো যাওয়ার পর এখান থেকে আমরা আনুমানিক 70 CFT 70 থেকে 80,000 টাকা হইব। তো ওইটা তারপর সিজ করার পর এখানে আমরা জব্দ করেছি। মালগুলোর যে মালিক আছে আমরা প্রাথমিক যে ইনভেস্টিগেশনে পাইছি তার নাম আব্দুল সত্তার। তো ওনার বাড়ি থেকে আমরা সিজ করছি। স্যার, কাউকে কি আটক করতে পেরেছি? না, অ্যাকচুয়ালি বাড়িতে আসলেন না উনি, তো আমরা আটক করা গেছে না। बाल विवाह के प्रचलन के मामले में त्रिपुरा राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है। नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार त्रिपुरा में 18 वर्ष के कम उम्र के 40.1% लड़कियों की शादी हो रही है। भारत में बाल विवाह एक अहम मुद्दा बन चुका है। बाल विवाह के मामले में त्रिपुरा तीसरे स्थान पर है। नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नवीनतम सर्वे के अनुसार त्रिपुरा में 40.1% विवाहों में 18 ईयर्स से कम उम्र की लड़कियों की शादी करा दी जाती है। यह बात धौलाई डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शाहू बाहित ने इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर एंड राइट्स एक्ट पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में कही। उन्होंने यह भी कहा कि धौलाई डिस्ट्रिक्ट और साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट पिछले 1 साल से बाल विवाह को रोकने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। शाजू बाहिद ने बताया कि इन दोनों जिलों में अब तक 540 बाल विवाह को रोका जा चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट का हवाला देते हुए शाजू बाहिद ने कहा कि त्रिपुरा में 40.1% बाल विवाह की घटनाएं दर्ज की गई है, जो देश में तीसरी सबसे अधिक है। इस संबंध में त्रिपुरा के पहले बिहार में 40.8% और वेस्ट बंगाल में 41.6% मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत जहां 23.3% का है, वहीं त्रिपुरा में यह दर लगभग 40% का है। पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा में बाल विवाह की दर सबसे अधिक है। अन्य उत्तर पूर्व राज्यों में बाल विवाह का दर है आसाम में 31.8%, मिजोरम में 8%, मणिपुर में 16%, नागालैंड में 5.6%, सिक्किम में 10.8% और मेघालय में 16.9%। त्रिपुरा में बाल विवाह की सामाजिक बुराइयां काफी चुनौतीपूर्ण हो चुका है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन बालिका मंच के मोबाइल ग्रुप में 13 साल की एक लड़की के गर्भवती होने की सूचना मिली है। त्रिपुरा में 12 से 13 साल की उम्र के बीच लड़कियों की शादी असामान्य रूप से आम हो चुकी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा द्वारा आयोजित एक सेमिनार में सीनियर IAS ऑफिसर शाजू बाहिद ने कहा कि बाल विवाह शहरी लड़कियों में भी अब आम हो चुका है। बाल विवाह रोकने के लिए
जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ प्रभावी उपायों की काफी कमी है। धौलाई जिले की जिलाधिकारी शाजू बाहिद ने दावा किया कि सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने जरूरी बन चुके हैं। सोशियोलॉजिस्ट का दावा है कि कानून के प्रयोग से सभी प्रकार के सामाजिक विकारों से निपटना संभव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन ने महाराष्ट्र और सर्विसेज के बीच रणजी ट्रॉफी मैच के लिए फिटनेस कैंप के लिए 30 खिलाड़ियों को बुलाया है। टीसीए ने शनिवार को स्टेटमेंट में कहा कि फिटनेस कैंप दोपहर 12 बजे से एमबीबी स्टेडियम में शुरू होगा। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও। আমরা জানি কোনটা খবর।